अगस्त 2024 का महीना था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली कोतवाली क्षेत्र में एक महिला घबराई हुई, पसीना पसीना बिलखती हुई वहां पर पहुंचती है और कहती है, साहब एक लड़का मेरा पीछा करता है, अश्लील हरकतें करता है। आज मैं अपनी बेटी, जो कि मेरी एक बड़ी बेटी है 5 साल की, उसे बुखार था, आज मुझे अस्पताल लेकर जा रही थी तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। और जब मैंने इसका विरोध किया कि तुम मुझे गाली क्यों बक रहे हो, तो मेरे साथ मारा पीटी करने लगा। इससे पहले भी उसने मुझे धमकियां दी हैं और मुझे डराया धमकाया है, मेरे बच्चे को भी डराया धमकाया है। पुलिस जैसे ही मामला सुनती है, इसे गंभीरता से लेती है, पुलिस से कहती है कि आप अपनी शिकायत लिखाइए, एफआईआर दर्ज की जाती है और उस लड़के की तलाश शुरू कर देते हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। पर जेल से जब वो छूटता है तब एक नई कहानी सामने निकल कर आती है। वो एक स्टेटस लगाता है कि अब मैं जेल से बाहर आ गया हूं, अब 5 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। 4 कत्ल हो जाते हैं, 5वां कत्ल नहीं हो पाता है। क्या है ये पूरा मामला, इस कहानी में, इस वाक्य में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है, सभी दूर ये बात फैलने लगती है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये एक अलग पार्ट है। पर बात करें हम कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया, किसका कत्ल हुआ, क्यों हुआ, किसने किया और इस कहानी के पीछे की वजह क्या थी। आज की इस कहानी में, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई और सत्य घटना के साथ बने रहिए मेरे साथ। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाता रहूं। कमेंट्स में अपना नाम, अपना शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं अगली स्टोरी में आपका नाम अपनी कहानी के माध्यम से ले सकूं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अमेठी की। वहां का एक जिला लगता है शिवतारगल और यहां से 5 किलोमीटर दूर पर एक कस्बा होता है। इस कस्बे पर एक चौराहा था, वहां पर बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत रश था, लोगों का आना जाना हो रहा था क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा था और भीड़ भड़क्का वहां पर बहुत होती है। अब 3 अक्टूबर 2024 का ये समय था, इसी साल की घटना है। लगभग 6 से 7 बजे का समय होगा शाम का। अब नवरात्रि का पहला दिन था तो लोगों में जोश था, मंदिर जा रहे थे लोग, चौराहे पर भीड़ भड़क्का थी, वाहनों का शोर शराबा था और सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, सभी को घर जाने की जल्दी थी। इसी बीच लोग अपना रोज दिनचर्या की जिंदगी जी रहे थे, तभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद किसी ने फटाका फोड़ा होगा, नवरात्रि में दुर्गा जी की मूर्ति आ रही है, शायद कोई जुलूस आ रहा होगा। पर जब आजू बाजू देखते हैं तो ना तो कोई जुलूस था, ना तो कोई दुर्गा जी की मूर्ति आ रही थी और ना ही कोई ऐसा माहौल था। अब सोचने वाली बात यह थी कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, ये आवाजें आई तो आई कहां से। कुछ लोग आसमान की तरफ देखते हैं कि शायद वहां से कोई फटाका फूटा हो, पर वहां आसमान भी पूरा खाली था। अब लोगों को शंका होती है, लोगों के दिमाग में शक दौड़ता है कि शायद ये फटाके की आवाज नहीं, ये गोली की आवाज है। एक गोली चलती है, दूसरी गोली चलती है, तीसरी गोली चलती है और चौथी गोली चलती है और ऐसे ही करते करते गोलियों की संख्या लगभग 9 हो जाती है। अब लोग समझ चुके थे कि ये फटाके की आवाज नहीं है, किसी ने गोली चलाई और किसी ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अब 9 गोलियां चलाई किसने और क्यों चलाई, ये सब जानना था। इस चौराहे के आसपास एक मकान था और लोगों की नजर उस मकान पर पहुंचती है तो लोग समझ जाते हैं कि ये गोली चलने की आवाज इस मकान से आ रही है। सब लोग दौड़कर उस मकान के पास पहुंचते हैं और सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा बंद था और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो जो नजारा देखते हैं तो वो देखते रह जाते हैं। जहां जितने भी लोग इकट्ठे थे उनके पैरों से जमीन निकल जाती है। घर के अंदर 4 सदस्य रहा करते थे। एक टीचर रहा करते थे जिनको लोग मां साहब बोलते थे, जिनका नाम था सुनील कुमार। उनकी पत्नी पूनम, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होगी, और उनकी 2 बेटियां,
एक बेटी 5 साल की और एक बेटी 1.5 साल की। सभी को गोली लगी हुई थी, सभी लोग जमीन पर पड़े थे और सभी की हालत बहुत नाजुक थी। आसपास के लोगों ने देखा तो साफ नजर आ रहा था कि किसी ने इनके ऊपर फायर कर दिया है। तुरंत ही उन्हें वाहन से पास के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, इलाज करने की कोशिश करते हैं, नब्ज टटोलते हैं, पर डॉक्टर पाते हैं कि अब ये लोग इस दुनिया में नहीं थे। डॉक्टर कहते हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यह पूरा मामला वायरल हो जाता है और दूर दूर तक इस कांड की खबर फैल जाती है। जहां देखो वहां इसी बात की, इसी घटना की बात होने लगती है। क्या था पूरा मामला, देखते हैं हम आगे। प्राइमरी स्कूल के एक टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का वो काम करते थे। नेचर बहुत ही अच्छा था, सभी लोगों से मिलनसार थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही किसी से कोई लेन देन था। शिक्षक बच्चों को ज्ञान बांटने का काम करता है, पर ऐसा क्या हुआ जो किसी ने उसको इसके साथ और उसके परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दे दिया। ना केवल उसके साथ यह घटना हुई, बल्कि उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियों को भी खत्म कर दिया गया। आखिरकार ये व्यक्ति कौन था जो स्कूल में पढ़ाया करता था, वहां कैसे आया, किसने इस घटना को अंजाम दिया और इसके पीछे की वजह क्या थी, ये सब जानने के लिए जो शिक्षक था और उसकी पत्नी थी, उसके पुराने जीवन की घटना को जानना जरूरी है कि वहां पर क्या हुआ जब ये ट्रांसफर लेके इस जगह आए और फिर इनके साथ किसने इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल मास्टर जी उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली, वहां का एक थाना लगता है गदागंज, वहां के रहने वाले थे। अब गोपाल, इनके जो गोपाल सिंह थे वहां के रहने वाले, उनके बेटे थे, इनका नाम था सुनील कुमार। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में होशियार था, गरीबी हालत थी इसलिए मजदूरी का और मेहनत का काम किया करता था। पर बोलते हैं ना कि दिन सबके बदलते हैं, दिन सबके आते हैं। तो सुनील कुमार ने भी मेहनत की और पढ़ना और लिखना नहीं छोड़ा, परीक्षा का आवेदन देता रहा, नौकरी का आवेदन देता रहा और साथ में मजदूरी भी करता रहा। अब मजदूरी करते करते मनरेगा में उसने अपना नाम लिखा लिया, मनरेगा में काम करता रहा और मजदूरी करता रहा। फिर उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ वैकेंसी निकलती है। सुनील कुमार लंबी कदकाठी का अच्छा व्यक्ति था, तो वह आवेदन करता है और जी तोड़ मेहनत करता है और उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही के तौर पर भर्ती हो जाता है। अब सरकारी नौकरी मिल गई, पुलिस में नौकरी मिल गई, तो वो नौकरी करने लगते हैं। उन्होंने 1 साल तक नौकरी की और नौकरी करने के दौरान दूसरी सरकारी पदों के लिए भी अप्लाई करते रहे कि शायद उन्हें कोई और अच्छी नौकरी मिल जाए और किसी विभाग में शायद वो हो जाए। और इधर पुलिस की नौकरी उनको मिली गई थी, जीवन में एक नया पड़ाव आ ही गया था। उसी बीच शिक्षकों की भर्ती निकलती है, टीचरों की, शिक्षकों की। तो ये आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं और 10 दिसंबर 2020 को इनका चयन सरकारी शिक्षक के रूप में हो जाता है और ये पुलिस की नौकरी छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आ जाते हैं, पढ़ाने लगते हैं। अब उनका मानना यह था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, मेरे पास जो ज्ञान है मैं बच्चों को बांटूंगा और मैं बड़े एग्जाम की तैयारी कर पाऊंगा, पीएससी की वगैरह की बड़े एग्जाम की तैयारी करूंगा। इसलिए वो पुलिस की नौकरी छोड़ देते हैं और शिक्षा विभाग में आ जाते हैं। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था कि 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश का जिला अमेठी एक विद्यालय होता है, वहां पर ये ज्वाइन कर लेते हैं और जो विद्यालय होता है वह घर से लगभग 62 किलोमीटर के आसपास दूर होता है। अब ये रोज अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल जाया करते थे और स्कूल से घर वापस आया करते थे। बेसिकली कहें तो अप डाउन किया करते थे और जिंदगी बढ़िया चल रही थी। सभी लोग माँ साहब कहा करते थे, अच्छी वार्तालाप थी, अच्छा मिलनसार स्वभाव था, ना किसी से कोई विवाद था, ना कोई दुश्मनी थी, जीवन सामान्य चल रहा था। पुलिस की नौकरी छोड़कर टीचर में जो व्यक्ति आया वो शांत स्वभाव का ही होगा। बस रोज का आना जाना चलता है और सब कुछ ठीक चल रहा था, पर शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। कहानी अब मोड़ लेने वाली थी, जीवन में कुछ नया ही भूचाल आने वाला था। पूनम भारती जहां रहा करती थी, इनकी पत्नी, उसके पास ही एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था चंदन। ये कहानी का मेन किरदार है।
इसी के ऊपर पूरी कहानी टिकी हुई है। बने रहिएगा मेरे साथ। शादी से पहले चंदन और पूनम की दोनों की दोस्ती होती है, दोनों में नजदीकियां आती हैं और दोनों में संबंध बनने लगते हैं। पूनम की शादी सुनील कुमार से कर दी जाती है। सुनील कुमार शिक्षक था, सरकारी टीचर थे, तो परिवार सोचता है कि हमारी बेटी सरकारी टीचर के घर जाएगी, उसका जीवन अच्छे से कटेगा, वो अच्छे से रह सकेगी। और सुनील कुमार भी शांत स्वभाव का व्यक्ति था। पूनम की शादी सुनील कुमार से कर दी जाती है। चंदन वर्मा जो होता है, महिला से शादी के बाद भी मुलाकात करने लगता है और इस बात की खबर जब सुनील कुमार को लगती है तो घर में विवाद होने लगता है। वो कहता है कि हम शादीशुदा हैं, हमारा जीवन अलग तरफ है, आप उस लड़के से मत मिलो, समझाता है। महिला चंदन वर्मा से दूर रहने के लिए कहती है। फिर वो कहती है कि मेरे पति को पता चल गया, मैं अपने जीवन में जहर नहीं घोल सकती, तो मुझसे दूर रहो। पर चंदन वर्मा पूनम के साथ जबरदस्ती करता है, उस पर दबाव बनाता है कि तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। अब महिला की बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है, वो उसे लेकर अस्पताल जाती है, तो चंदन उसका रास्ता रोक लेता है, गाली गलौज करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो विरोध करती है कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, मुझे अस्पताल जाने दो, तो वो उसके साथ मारा पीटी भी करता है और झूमा झटकी भी करता है। पूनम उससे इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि पूनम अब इस रिश्ते का अंत चाहती थी। तो 18 अगस्त 2024 को वो रायबरेली के थाने में पहुंचती है और एफआईआर दर्ज कराती है और बताती है कि चंदन वर्मा नाम का एक लड़का है जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया, रास्ते में भद्दी भद्दी गाली दी, मुझे परेशान कर रहा है, मेरा पीछा करता है और कई बार पहले भी कर चुका है। मैं उसे समझा चुकी हूं पर उसकी समझ में नहीं आता है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। 19 अगस्त को लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और वहां से लगभग 5 दिन बाद वो जमानत पर छूट जाता है। जमानत पर वो छूट जाता है। छूटने के बाद अपने घर जाता है और अपनी जान देने की कोशिश करता है, जहर खा लेता है। शायद वो पूनम को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहता था, या उसे जेल जाने का दुख था, या उसे शर्मिंदगी थी कि मैं जेल गया। इस सवाल का जवाब शायद उसी के पास था, उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि वो मरता नहीं है, बच जाता है। अस्पताल में कुछ दिन भर्ती होने के बाद उसकी छुट्टी हो जाती है और वो बच जाता है। अब पूनम रायबरेली अपने पति और 2 बेटियों के साथ छोड़ देती है और अमेठी में आकर रहने लग जाती है। अब अक्टूबर 2024 की घटना होती है। जो चंदन वर्मा होता है वो अपने मोबाइल के स्टेटस पर एक टैग लगाता है, एक स्टेटस लगाता है कि आज एक घर के सारे लोग मारे जाने वाले हैं। घर के अंदर शिक्षक होता है, उसकी पत्नी होती है, 2 बेटियां होती हैं और घर के अंदर घुसकर इस सभी को गोली मार देता है। वो स्टेटस पे लिखता है कि आज एक घर के सभी लोग मारे जाएंगे और कुल 5 लोग मारे जाएंगे। घर में 4 लोग थे, 5वां आदमी कौन था? इसके बारे में चंदन वर्मा ने अपना स्टेटस लगाया था। इस सवाल का जवाब भी अभी आपको इस कहानी में मिलेगा। अब घर के अंदर कौन कौन होता है? शिक्षक होता है, उसकी पत्नी होती है, 2 बेटियां होती हैं। ये घर में घुसता है और वारदात को अंजाम दे देता है। परिवार के जिस सदस्य ने भी इसकी मदद की, चंदन वर्मा की, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब पुलिस पूछताछ करती है, चंदन वर्मा को हिरासत में लेती है और उसकी एक मोटरसाइकिल होती है जो कि वो लगभग उस घर से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर खड़ी करके आया था, उसको भी जब्त कर लेती है। अब जब वो वारदात को अंजाम देने के लिए जाता है तो पहले भगवान के दर्शन करता है। शायद भगवान से इस चीज की क्षमा मांग रहा होगा या प्रभु से कह रहा होगा कि मेरी आखिरी यात्रा है, जो भी उसके दिल में विचार हो, क्योंकि नवदुर्गा का समय था तो उसके दिमाग में कुछ विचार चल रहा होगा या घबरा रहा होगा या शक्ति जुटा रहा होगा। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। वहां से वो सीधा घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खुलता है और वो जैसे ही दरवाजा खुलता है पूरे परिवार की हत्या कर देता है। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और उसका जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा। अब वो पुलिस खुलासे में बताता है कि मैं पूनम भारती से प्यार करता था, मैंने अपने जीवन की जितनी भी कमाई जुटाई सब पूनम भारती पे लुटा दी। पूनम भी मुझसे प्यार करती थी पर सुनील कुमार से उसने शादी कर ली, उसके बाद भी मुझसे मिलती जुलती रही, मैंने उसे बहुत सारा पैसा दिया, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया।
जब मैं उससे मिलने के लिए बोलता तो वो मुझसे मना करने लगी, विरोध करने लगी। बाजार में जब मैंने ज़बरदस्ती की तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती करी। उसके बाद उसने मुझे थाने में बंद करा दिया और मेरे ऊपर एफआईआर करवा दी, मुकदमा करवा दिया। मैं जेल चला गया, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और जब मैं जेल से छूटा तो मैंने बदला लेने की सोच ली, बदला लेने का विचार बना लिया। अब सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी शवों को पोस्ट ऑटोप्सी में भेज दिया जाता है। तो पता चलता है कि 3 गोलियां लगती हैं, जिसमें से 2 गोलियां शिक्षक को लगी, एक उसकी पत्नी को लगी और उनकी दोनों बेटियों को वहीं पर दोनों को एक एक गोली लगी और सभी का इस दुनिया से जाना हो गया। अब वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं तो सभी को डेड घोषित कर देते हैं और इस घटना